जय हिंद दोस्तों। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 10 जनवरी को जब से महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाया है, तब से उद्धव ठाकरे गुट लगातार उनके ऊपर हमलावर है। सामना में संपादकीयों के जरिए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया में बयानों के जरिए लगातार स्पीकर के ऊपर हमला किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने एक पक्षपातपूर्ण फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे फैसला सुनाने के लिए, उनका पालन नहीं किया गया। कल के दिन उद्धव ठाकरे की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी वर्ली में, जिसे नाम दिया गया जनता की अदालत, क्योंकि ये जनता के लिए भी खुली थी और इसके पीछे मकसद ये था कि जो स्पीकर ने फैसला सुनाया है वो किस तरह से गलत है, किस तरह से नियम कानूनों के खिलाफ है, उसको सरल भाषा में लोगों को समझाया जाए। और इसके लिए एक वकीलों की टीम भी उद्धव ठाकरे साथ में लेकर आए थे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तरफ जहां राहुल नार्वेकर पर निशाना साधा गया कि किस तरह से उन्होंने जो सबूत उनके सामने रखे गए थे उनको आधार नहीं बनाया अपना फैसला सुनाते हुए, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि शिंदे गुट भी स्पीकर के फैसले से नाराज है, क्योंकि शिंदे गुट ने भी ठाकरे गुट की तरह अर्जी दायर की थी डिस्क्वालिफिकेशन की कि जो विधायक विप को पालन नहीं करते हैं, विप का पालन नहीं करते हैं, उनको विधानसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उनकी सदस्यता छीन ली जाए। पहले उद्धव ठाकरे गुट की ओर से इस तरह की याचिका दायर की गई थी स्पीकर के पास में, जब साल 2022 में, जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की थी और अपने साथ शुरुआती तौर पर जब 16 विधायकों को लेकर चले गए थे सूरत, तो उसके बाद में एक बैठक बुलाई गई थी ठाकरे गुट की ओर से और उस बैठक में शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया गया था। तो उस व्हिप को जिन लोगों ने, जिन विधायकों ने उसका पालन नहीं किया, तो उनके खिलाफ ठाकरे गुट ने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर की स्पीकर के सामने कि दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है। इसके करीब हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद जो है एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई और एकनाथ शिंदे के गुट की ओर से भरत गोगावले को व्हिप नियुक्त किया गया। तो स्पीकर के चुनाव के वक्त में उनकी ओर से भी व्हिप जारी किया गया था, जिसमें कि ठाकरे गुट के विधायकों ने व्हिप के फेवर में वोट नहीं किया। तो इसको लेकर भी शिंदे गुट स्पीकर के पास में गया और कहा कि ठाकरे गुट के इन विधायकों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह से इन दोनों गुटों ने एक दूसरे को अयोग्य घोषित करने के लिए याचिकाएं दायर कर रखी थी स्पीकर के सामने। लेकिन जब स्पीकर नार्वेकर ने 10 जनवरी को अपना फैसला सुनाया, तो उन्होंने किसी भी विधायक को, दोनों ही गुट के किसी भी विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया। हालांकि उन्होंने जो शिंदे गुट की शिवसेना है उसको असली शिवसेना की मान्यता दे दी और जो उनके व्हिप हैं भरत गोगावले, उनको भी व्हिप के तौर पर मान्यता दे दी। और शिंदे गुट के जो, ठाकरे गुट के जो व्हिप थे सुरेश प्रभु, उनको जो है अमान्य घोषित कर दिया। ये तो किया उन्होंने, लेकिन किसी को भी अयोग्य घोषित नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में अब दोनों ही पक्ष नाराज हैं। एक और जहां ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है उस फैसले के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि यह फैसला ठीक नहीं है और इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे ने यह प्रस्ताव रखा शिंदे गुट के सामने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे वो जनता की अदालत बता रहे हैं। उसमें यह कहा उन्होंने कि देखिए, आप भी नाराज हैं और हम भी नाराज हैं स्पीकर के फैसले से, स्पीकर ने इस तरह का फैसला किया है, तो क्यों ना हम साथ आके स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव ले आए। स्पीकर ने जिस तरह का आदेश दिया है वो गलत है, आप भी सहमत नहीं, हम भी नहीं सहमत हैं, और इससे स्पीकर को ही हटा देते हैं, एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। लेकिन क्या वाकई में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा अगर शिवसेना चाहती है, ठाकरे गुट ऐसा चाहता है? तो पहली बात, स्पीकर नार्वेकर एक विधायक भी हैं, वो भी सत्ताधारी बीजेपी की पार्टी से, तो शिंदे सेना कभी तैयार नहीं होगी इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव के लिए। लेकिन मान लीजिए कि बिना शिंदे सेना के सिर्फ जो महाविकास आघाड़ी के ही घटक दल हैं उनके विधायक ही अगर अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो क्या वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो पाएगा? महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं और अविश्वास प्रस्ताव पास होने के लिए कम से कम जो है 50% वोट तो लगेंगे ही, और ये मैजिक फिगर है 145 का।
तो क्या 145 का आंकड़ा है ठाकरे गुट के पास? अगर होता तो आज वो सरकार में भी होते, लेकिन आंकड़ा क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, बगावत के बाद जब शिवसेना में फूट हुई तो अब शिवसेना के पास में सिर्फ 16 विधायक ही रह गए हैं। जब 2019 में चुनाव हुए थे तब शिवसेना ने 56 अविभाजित शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो 56 विधायक साथ में थे। लेकिन 40 विधायक जो है वो चले गए एकनाथ शिंदे के साथ में, तो बचते हैं 16। तो शिवसेना के पास में 16 अपने विधायक हैं। दूसरी तरफ जब कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी 2019 में, तो 44 की 44 सीटें हैं कांग्रेस के पास में, तो उनको जोड़ लेते हैं। फिर इसके बाद में एनसीपी की बात करें तो एनसीपी को 54 सीटें मिली थी 2019 में, लेकिन एनसीपी में भी पिछले साल बगावत हो गई और एनसीपी के पास अब 16 विधायक मौजूद हैं। इन तीनों को मिलाकर जो है आंकड़ा आता है 76 का। इसके अलावा 2 विधायक अगर समाजवादी पार्टी के भी जोड़ लें तो 78 हो जाता है, और फिर अगर 2 निर्दलीय छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों को जोड़ लें तो 80 के आसपास का ये आंकड़ा बनता है। तो क्या 80 के आंकड़े में यह विश्वास प्रस्ताव ला पाएंगे स्पीकर के खिलाफ? तो वो टिकता ही नहीं है अविश्वास प्रस्ताव। तब ऐसे में अब उद्धव ठाकरे की आस बची है सुप्रीम कोर्ट से ही कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनको न्याय देगा। लेकिन यहां पर सवाल यह भी पैदा होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है, इसके बाद दूसरी तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट में भी अर्जी है, तो शिंदे गुट ये कह सकता है सुप्रीम कोर्ट जाके कि पहले बॉम्बे हाई कोर्ट को फैसला सुनाने दीजिए। अगर उनके फैसले में जो है इनको गलत नजर आता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है कानूनी मामला काफी लंबा खिंच सकता है। और दूसरा ये कि अगर हम शिंदे गुट की बात करें तो शिंदे गुट के पास अब सिर्फ 5-6 महीने ही रह गए हैं सरकार में रहने के लिए, उनके कार्यकाल के लिए। अक्टूबर में कार्यकाल पूरा होता है इस सरकार का, उसके महीने भर पहले आचार संहिता लग जाएगी। तो जब तक अगर आदेश आता भी है 3-4 महीनों बाद में भी, तब तक तो शिंदे सरकार लगभग अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर उद्धव ठाकरे के हाथ में बचेगा क्या, उद्धव ठाकरे को इससे मिलेगा क्या? लेकिन उद्धव ठाकरे अपना पॉइंट तो रखना चाहते हैं कि उनके साथ में नाइंसाफी हुई और उसको लोकसभा के चुनाव में एक चुनावी मुद्दा भी बनाने की कोशिश होगी। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिंपैथी जो है जनरेट हो रही है ठाकरे के प्रति कि जिस तरह से उनकी पार्टी में बगावत हुई, तो उस सिंपैथी को, सहानुभूति को और मजबूत करने की कोशिश ठाकरे की तरफ से की जा सकती है इस कानूनी लड़ाई के जरिए। तो देखते हैं महाराष्ट्र की सियासत में आगे जो कुछ भी हलचल होती है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।